नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे परमाणु से संबंधित जानकारी। परमाणु क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसके सिद्धांत कौन कौन से आए हैं, कौन कौन से नियम हैं, और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जो कण पाए जाते हैं उनकी खोज किसने की, उन पर आवेश कौन सा होता है, साथ ही इससे संबंधित जो दार्शनिक कौन से हुए, कौन कौन से वैज्ञानिक इनसे संबंधित हुए। तो अपन अगर परमाणु की बात करें तो परमाणु क्या होता है? परमाणु होता है एक अविभाज्य कण। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। परमाणु एक अविभाज्य कण होता है। परमाणु को अविभाज्य कण कहने वाले कौन थे? परमाणु को अविभाज्य कण कहने का काम किया था महर्षि कणाद ने। महर्षि कणाद एक भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने सबसे पहले कहा था कि जो परमाणु होता है वो एक अविभाज्य कण होता है। अविभाज्य कण का मतलब क्या? आप किसी भी पदार्थ को तोड़ते जाओ, उसका आखिर में एक कण ऐसा आएगा जिसको आप आगे तोड़ नहीं सकते। वो कण क्या रहेगा? अविभाज्य रहेगा। उसको आगे अपन तोड़ नहीं सकते, वो अविभाज्य रहता है। वो कण अविभाज्य रहता है। उसी को जॉन डाल्टन ने क्या कहा? परमाणु। उसी कण को जॉन डाल्टन ने क्या कहा था? परमाणु कहा था। जॉन डाल्टन ब्रिटेन के निवासी थे। जॉन डाल्टन जो थे वो ब्रिटेन के निवासी थे और परमाणु से संबंधित सबसे पहले स्पष्ट जानकारी और स्पष्ट प्रस्तुतिकरण अगर किसी ने किया तो वो किया था जॉन डाल्टन ने। स्पष्ट प्रस्तुतिकरण अगर किसी ने किया था तो वो किया था वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने। वो करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? जॉन डाल्टन। उसके बाद अगर अपन बात करें तो जॉन डाल्टन ब्रिटेन के रहने वाले थे। सन 1808 में इन्होंने अपना सिद्धांत दिया और इन्होंने सबसे पहले परमाणु को परिभाषित किया। इन्होंने कहा कि यदि कोई एक ही तत्व है, एक ही तत्व, यदि आप आयरन लोहे को ले लो तो लोहे के प्रत्येक परमाणु का भार समान होगा, प्रत्येक परमाणु का आकार समान होगा और उस प्रत्येक परमाणु के गुणधर्म समान होंगे। कोई भी एक तत्व है, उस एक तत्व के सभी परमाणु का आकार समान होगा, सभी परमाणुओं का भार समान होगा, सभी परमाणुओं का गुणधर्म समान होगा। लेकिन परमाणु की संरचना क्या है इसके बारे में जॉन डाल्टन नहीं बता पाए। तो अगले जो वैज्ञानिक थे वो वैज्ञानिक थे थॉमसन। अगले वैज्ञानिक का नाम क्या है? थॉमसन। थॉमसन ने सन 1828 ईस्वी में अपना सिद्धांत दिया और इन्होंने बताया कि जो परमाणु है वो एक धनावेशित गोला है। कैसा है? धनावेशित गोला। परमाणु कैसा है? धनावेशित गोला। अगर अपन बात करें तो इनका जो सिद्धांत था उसे पलंग पुडिंग मॉडल कहते हैं। पलंग पुडिंग एक प्रकार की मिठाई आती है और अगर हमने इसको अगर समझना चाहते हैं तो आप तरबूज की मदद से समझ सकते हो। तरबूज के अंदर जो बीज थे उन बीजों को इन्होंने क्या माना? इलेक्ट्रॉन माना, और जो शेष बाकी भाग था उस भाग को इन्होंने धनावेशित माना और उस पूरे गोले को इन्होंने क्या कहा? धनावेशित गोला। और इसके अंदर धनात्मक भी पाया जाता है और ऋणात्मक भी पाया जाता है। इसलिए इन्होंने परमाणु को क्या कह दिया? उदासीन। इन्होंने कह दिया कि परमाणु कैसा होता है? उदासीन होता है। परमाणु कैसा होता है? उदासीन। लेकिन इनका ये जो सिद्धांत था, जो निष्कर्ष थे, वो ज्यादा दिनों तक नहीं ठहर पाए, यानी ज्यादा मान्य नहीं थे। अगर उसके बाद अगर अगला बात तो थॉमसन का सिद्धांत था, थॉमसन के सिद्धांत की कमियों को दूर करने के लिए सिद्धांत देने वाले थे रदरफोर्ड। थॉमसन की कमियों को दूर करने का सिद्धांत, जो कमियां तो थॉमसन की जो कमियां थी उन कमियों को दूर किया रदरफोर्ड ने। और रदरफोर्ड जो थे इन्होंने सन 1911 में, कब? सन 1911 में इन्होंने सन 1911 में एक प्रयोग किया। उस प्रयोग को स्वर्णपन्नी प्रयोग या स्वर्णपत्र प्रयोग कहते हैं। इस प्रयोग में उन्होंने क्या किया? उन्होंने एक स्वर्ण पन्नी ली, पतली। आप जैसे काजू कतली के ऊपर सिल्वर परत होती है, अगर आपने देखी होगी तो वैसी पतली उन्होंने क्या ली? स्वर्ण पन्नी ली। उस स्वर्ण पन्नी पे इन्होंने हीलियम के अल्फा कणों की बौछार कराई। किसके? हीलियम के। कैसे कण? अल्फा कण। और उन अल्फा कणों की संख्या लगभग कितनी थी? 20,000। उन अल्फा कणों की लगभग संख्या कितनी थी? 20,000। उन 20,000 अल्फा कणों की रदरफोर्ड ने क्या कराई? बौछार करवाई। बौछार करवाने के उपरांत उन्होंने देखा कि कुछ कण तो क्या हो रहे हैं, आर पार जा रहे हैं। कुछ कण जो थे वो उस परमाणु के आर पार जा रहे हैं, कुछ कण प्रतिकर्षित हो रहे हैं। जबकि एक कण, उन 20,000 कणों में से 20,000 कण उन्होंने दागे थे उस स्वर्ण पन्नी पे हीलियम के अल्फा। लेकिन उन 20,000 कणों में से सिर्फ एक कण ऐसा था जो वापस उसी मार्ग में आया। सिर्फ एक कण जो जिस वे से गया उसी वे से वापस आया, जिस वे से गया था उसी वे से वापस आया था। उसके आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। उस प्रयोग के आधार पर, परीक्षण के आधार पर उन्होंने निष्कर्ष निकाले। निष्कर्ष के बाद उन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। उसका अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। और जो मध्य भाग होता है
परमाणु का जो मध्य भाग होता है यानी केंद्र भाग, परमाणु को जो ये केंद्र भाग होता है वो केंद्र भाग हमेशा कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन इसके बाहर की तरफ क्या लगाते रहते हैं, चक्कर। इलेक्ट्रॉन इसके बाहर की तरफ क्या लगाते रहते हैं, चक्कर। अब ये तो इन्होंने बता दिया, लेकिन ये परमाणु के स्थायित्व को नहीं बता पाए, परमाणु का स्थायित्व नहीं बता पाए, और ना ही इलेक्ट्रॉन चक्कर कैसे लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन का जो चक्रण था वो भी नहीं समाप्त, न ही इलेक्ट्रॉन की स्थिति क्या है वो समझा पाए। ये सारी किसकी कमियां थी, रदरफोर्ड की कमियां थी। उसके बाद अगला जो प्रयोग किया था वो किया था नील्स बोर ने। अगले वैज्ञानिक थे नील्स बोर। नील्स बोर ने वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने सन 1913 में अपना प्रयोग किया, सन 1913 में। और इन्होंने हाइड्रोजन का परमाणु था, उस हाइड्रोजन के परमाणुओं के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनसे बनने वाले स्पेक्ट्रम, उन स्पेक्ट्रम और हाइड्रोजन का प्रतिरूप बनाया और उस प्रतिरूप मॉडल बनाया। उस मॉडल के आधार पर उन्होंने परमाणु की संरचना दी और इन्होंने बताया कि जो परमाणु होता है उस परमाणु का जो मध्य भाग है उसको नाभिक कहते हैं। उस मध्य भाग को क्या कहते हैं, नाभिक। और वो कैसा होता है, धनावेशित होता है। कैसा होता है, धनावेशित। और इसके बाहर की तरफ निश्चित पथ के अंदर, निश्चित वर्ताकार पथ के अंदर कौन चक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। और जो ये निश्चित वर्ताकार पथ है, इस निश्चित वर्ताकार पथ को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन निश्चित वर्ताकार पथ में गमन करते हैं और इन पथ को क्या कहते हैं, कक्षा कहते हैं। क्या कहते हैं, कक्षा। और जब ये इलेक्ट्रॉन इस कक्ष में गति करते हैं तो रदरफोर्ड के मॉडल के अनुसार तो ये क्या करेंगे, ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे। और यदि ऊर्जा का उत्सर्जन लगातार कर रहे हैं, ये कोई नाभिक है, बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, वो अपनी ऊर्जा का उत्सर्जन कर रहा है, तो धीरे धीरे उत्सर्जित करता एक वक्त ऐसा आएगा वो किससे टकरा जाएगा, नाभिक से। लेकिन ऐसा होता नहीं है। लेकिन रदरफोर्ड के मॉडल के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, लेकिन नील्स बोर कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपनी कक्षा में निश्चित चक्कर लगाता रहता है, न तो ऊर्जा को क्या करेगा, उत्सर्जित करेगा, और न ही ऊर्जा को अवशोषित करेगा। ऊर्जा को उत्सर्जित वो कब करेगा, जब उसको दूसरी कक्षा से पहली कक्षा में जाना। जो कक्षा है, यदि कक्षाओं उसको बदलनी है, यदि उस इलेक्ट्रॉन को कक्षा बदलनी है, इलेक्ट्रॉन यदि अपनी कक्षा बदलता है तो उसे ऊर्जा भी बदलनी होगी। क्योंकि जो सबसे नाभिक जो होता है, नाभिक के नजदीक की जो सबसे कक्षा होगी, नाभिक के नजदीक की, ये कोई नाभिक है, इस नाभिक के नजदीक कक्षा कौन सी होगी, के, फिर एल, और फिर कौन सी होगी, एम। तो सबसे कम ऊर्जा किसमें होगी, इस के में। सबसे अधिक ऊर्जा किसमें होगी, एम में। अब इस किसी भी इलेक्ट्रॉन को इस एम कक्षा से किस में जाना है, एल में, तो इसको ऊर्जा छोड़नी पड़ेगी। लेकिन एल से एम में आना है तो इसको ऊर्जा ग्रहण करनी पड़ेगी। यदि उच्च कक्षा में जाना है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाना है, कोई भी, जैसे अपन निम्न कक्षा है, निम्न कक्षा पहली कक्षा को मानो, निम्न कक्षा से उसको कहां जाना है, उच्च कक्षा में, तो उसको ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, अवशोषण। लेकिन यदि उसको उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में जाना है, उच्च कक्षा से कौन सी कक्षा में जाना, निम्न में, तो उसका ऊर्जा का क्या करना पड़ेगा, उत्सर्जन। और निश्चित पथ के अंदर गति करते हुए जो इलेक्ट्रॉन होगा, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है mvr=h/2π। ये उसका कोणीय संवेग होता है। गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है, mvr/h/2π। m क्या है, उस इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है उस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v क्या है, उस इलेक्ट्रॉन का वेग, और r क्या है, उस कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की नाभिक से कितनी दूरी है वो क्या, त्रिज्या, और h क्या है, नियतांक है, और पाई का मान तो आप सबको पता है 22/7। ये किसका मॉडल था, ये था नील्स बोर का। नील्स बोर ने कहा कि सेंटर में एक चीज होती है जिसे हम नाभिक कह सकते हैं, और वो सारा का सारा कैसा होता है, धनावेशित। कैसा होता है, धनावेशित। और इलेक्ट्रॉन उसके बाद निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं। वे कभी ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेंगे अपने आप, न ही ऊर्जा का अवशोषण करेंगे। वो किस स्थिति में करेंगे, उस स्थिति में करेंगे जिस स्थिति में उनको कक्षा परिवर्तन करनी है। यदि कक्षा परिवर्तन करना है उनको, तो उनको ऊर्जा का उत्सर्जन और ऊर्जा का अवशोषण करना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर नील्स बोर की कमियां क्या थी, तो नील्स बोर की कमी ये थी कि उन्होंने जो उच्च इलेक्ट्रॉन वाले, यानी ऐसे परमाणु जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा है, जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, ज्यादा, उसकी संरचना के बारे में विस्तृत व्याख्या नहीं कर पाए, और ना ये बता पाए कि बंध कैसे बनता है। अब जैसे H2 है, CO2 बना, CH3 बना, ये बंध कैसे बनते हैं, ये बंध कैसे बनते हैं, बंध का निर्माण कैसे होता है, ये भी बोर नहीं बता पाए। इनके बारे में बोर जानकारी नहीं दे पाए, यानी ये क्या होता है, क्या नहीं होता, बंध बनने के कारण क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे बनता है,
रेखीय स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, रासायनिक बंध कैसे बनते हैं, और ऐसे परमाणु जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, ये समझा नहीं पाए। ये नील्स बोर की थी कमियां, ये नील्स बोर की कमियां थी, ये नील्स बोर नहीं बता पाए। इसी के साथ ये परमाणु की कुछ सामान्य जानकारी थी वो समाप्त होती है। ये परमाणु के कुछ सामान्य सिद्धांत है वो अपन ने पढ़े। उसके बाद में कल अपन पढ़ेंगे तत्वों के बारे में, तत्व क्या है और उससे संबंधित जो सामान्य जानकारी थी वो, और तत्व, और साथ में पढ़ेंगे आवर्त सारणी। इसी के साथ जल्द ही गूगल प्ले स्टोर पर आप किसान केसरी ऐप को डाउनलोड कर पाओगे, जिसमें कक्षा 1 से 12वीं तक सभी कक्षाओं हेतु एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अनुसार रिकॉर्डेड वीडियो, उसके अंदर आपको वीडियोज अवेलेबल रहेंगे, उसके अंदर आपको वीडियोज भी अवेलेबल रहेंगे, और साथ में आपको पीडीएफ भी मिलेगी, और वहां पर साथ में आपको बुक्स भी मिलेगी। ऑनलाइन पाठ्यक्रम जल्दी ऐप स्कूल का लॉन्च होगा, और उस ऐप के अंदर आपको सारा पाठ्यक्रम अच्छी गुणवत्ता के साथ आपको मिलेगा। जय हिंद।